हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अव्यय या अविकारी शब्द को। दोस्तों, अव्यय का यह दूसरा क्लास है। यदि आप पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अव्यय की परिभाषा को पढ़ा था, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें कल की क्लास में हो गई थी। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बैकअप लेता हूं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय बात एक ही है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण को, जिसके चार भेद हैं। पहला आपका है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा आपका रीतिवाचक। क्रिया से पहले कब, कहाँ, कितनी या कितना, कैसे लगाकर प्रश्न करके क्रिया विशेषण की पहचान की जाती है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण को। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संबोधक को। दोस्तों, आइए समझते हैं कि संबोधक किसे कहते हैं। दोस्तों, संबोधक की परिभाषा है जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबोधक अव्यय कहा जाता है। इस अव्यय के पूर्व किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। इसे समझने के लिए आप निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे, राम के बिना लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रहेंगे। सौरभ रमेश से आगे निकल गया। घर से बाहर मत जाना। आकाश की ओर देखो। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे के बिना, से आगे, से बाहर, की ओर। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर से आगे, की ओर, के बिना, से बाहर क्या है दोस्तों? संबंध बता रहे हैं। और यह क्या होगा? यह दोस्तों आपका संबोधक होगा। दोस्तों, संबोधक के भेद देखिएगा, संबोधक के कितने भेद हैं। दोस्तों, संबोधक के मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले संबोधक शब्द निम्नलिखित हैं। पहला देखिएगा स्थान सूचक। स्थान सूचक में दोस्तों आपका के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के पास आदि शब्द आते हैं। काल सूचक। काल सूचक में दोस्तों के पहले, से पहले, के बाद, के पश्चात आदि शब्द आते हैं। दिशा सूचक में आपका की ओर, की तरफ, के चारों ओर आदि। दोस्तों, जैसे की पीछे है, यदि वाक्य में पूछा जाए रमेश रमेश सुरेश के पीछे है, रमेश सुरेश के पीछे है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए के पीछे बताइए क्या है। दोस्तों, के पीछे आपका अव्यय है, ठीक है। अव्यय में कौन सा अव्यय है दोस्तों? आपका संबोधक है। संबोधक में कौन सा है दोस्तों? संबोधक में आपका स्थान सूचक है। ये स्थान ही तो बता रहा है कि रमेश किसके पीछे भैया? तो रमेश सुरेश के पीछे है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा, अगला आपका है दिशा सूचक। दिशा सूचक में दोस्तों आपका की ओर, की तरफ, के चारों ओर आदि। और अगला है आपका साधन सूचक। साधन सूचक में दोस्तों आपका के द्वारा, के सहारे आदि। रमेश बाइक के द्वारा स्कूल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? साधन हो गया। और अगला देखिएगा समानता सूचक। समानता सूचक में दोस्तों आपका के समान, के बराबर, की तरह, की भांति आदि शब्द आते हैं। अगला देखिएगा कारण सूचक। कारण सूचक दोस्तों शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई न कोई कारण होगा। जैसे के कारण,
के मारे आदि। होता है ना, बारिश के मारे मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, बारिश हो रही थी, इसी इसी के कारण मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो यह क्या होगा दोस्तों, आपका संबोधक होगा। संबोधक में कौन सा दोस्तों, आपका कारण सूचक होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो। अगला देखिएगा तुलना सूचक। तुलना सूचक में दोस्तों की अपेक्षा, के आगे आदि। अगला है साथ सूचक। साथ सूचक में दोस्तों के संग, के साथ, के सहित आदि। रमेश सुरेश के संग स्कूल गया है। अब यहाँ पर के संग आपसे पूछा जाएगा, के संग क्या है दोस्तों, के संग आपका अव्यय है। अव्यय में आपका संबोधक, संबोधक अव्यय है, और उसमें आपका कौन सा है, तो आपका है साथ सूचक। ठीक है, अगला देखिएगा विरोध सूचक। विरोध सूचक दोस्तों शब्द से ही पता चल रहा है कि विरुद्ध की बात होगी, है ना। के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ आदि शब्द आते हैं। दोस्तों आप लोग का बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि सर संबोधक और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए। जैसे पहले, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, पास, सामने जैसे कुछ शब्द संबोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसको आप लोग गलत करके चले आते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको गलत नहीं करना है, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। परंतु इनके प्रयोग को देखकर इनके स्वरूप को पहचाना जा सकता है कि ये क्रिया विशेषण है या संबोधक है। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबोधक होते हैं। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होगा तब क्या होगा भैया, तब आपका होगा संबोधक होगा। ठीक है, और जब एक क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब आपका क्रिया विशेषण होगा। जब क्रिया की विशेषता प्रकट करेंगे तो आपका क्रिया विशेषण होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे राम भीतर गया, राम भीतर गया। अब दोस्तों गया, जाना यहाँ पे दोस्तों क्या है, क्रिया है। कहाँ गया, भीतर गया, स्थान है दोस्तों। यह आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है कि राम कहाँ गया, राम भीतर गया। दोस्तों भीतर आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखिएगा राम घर के भीतर गया, राम घर के भीतर गया। अब दोस्तों यहाँ पे परिभाषा हमने क्या बताया, संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबोधक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राम क्या है, संज्ञा है दोस्तों। के भीतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के भीतर आपका संबोधक हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए समुद्र, सुरेंद्र नीचे बैठा है। सुरेंद्र यहाँ पे है आपका, सुरेंद्र नीचे बैठा है। तो दोस्तों बैठना क्या है, बैठना क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि सुरेंद्र कहाँ बैठा है, नीचे न बैठा भैया, तो नीचे स्थान है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए पेड़ के नीचे छाया का आनंद लो। अब पेड़ क्या है, पेड़ दोस्तों संज्ञा है। अब संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबोधक होता है। इनका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबोधक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है संज्ञा का, के नीचे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, संबोधक हो जाएगा। गीता, गीता यहाँ रहती है। गीता कहाँ रहती है, कहाँ से भी तो प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ रहती है, प्रश्न कीजिए गीता कहाँ रहती है, यहाँ। जवाब मिला यहाँ। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि गीता यहाँ रहती है। अगला देखिए गीता मामा की यहाँ रहती है। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये संबोधक हो जाएगा। और अगला देखिए सामने देखो, देखो कहाँ, सामने। सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए घर के सामने उपवन। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, यह आपका संबोधक हो जाएगा। दोस्तों क्रिया विशेषण तो आप लोग पहचान जा रहे हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण होगा। लेकिन यदि आप संबोधक को नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई कठिनाई आ रही, कोई समस्या आ रही है आपको,
तो आप एक ट्रिक को देखिए। ट्रिक क्या है दोस्तों, संबोधक में आपका कारक चिन्ह लगा होता है, बस यही ट्रिक है। देखिए कि यहाँ पर है ना, के का क्या है, कारक है, का, के, की या रा दीजिए। यहाँ पर की आया है, के क्या है, कारक चिन्ह है। यहाँ पर भी देखिए की आया है, तो ये सब दोस्तों क्या है, आपके संबोधक हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकअप ले लीजिए कि हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे पदों के साथ प्रकट करने वाले शब्द संबोधक कहलाते हैं। स्थान सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, कारण सूचक, तुलना सूचक, विरोध सूचक आदि संबोधन के भेद हैं। अब अगला देखिएगा दोस्तों, समुच्चय बोधक या इसे ही योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक को दोस्तों क्या कहते हैं, योजक कहते हैं। आपके एग्जाम में यदि योजक पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि समुच्चय बोधक को ही योजक कहा जाता है। आइए समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों समुच्चय बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। अब दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य हो गया राम लक्ष्मण, ठीक है, सीता वन को गए। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ कौन रहा है, और ही तो जोड़ रहा है, और यहाँ पर क्या है, अव्यय है। ठीक है, अव्यय में पूछा जाए तो कौन सा अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, अगला देखिएगा, हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सके। अब यहाँ पर ताकि आया है, ताकि क्या हो जाएगा, अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों है दोस्तों, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक वाक्य हो गया और एक वाक्य आपका हम सुबह जल्दी उठ सके। ठीक है, अगला देखिए, मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि, अब देखिए क्योंकि आ गया, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका संयोजक, समुच्चय बोधक हो जाएगा, जिसे योजक कहते हैं। ठीक है, मुझे वहां किसी से मिलना है, मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहां किसी से मिलना है। आपसे पूछा जाए यहाँ पर क्योंकि क्या है, क्योंकि दोस्तों आपका अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, ढंग से पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे, अन्यथा आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। उपयुक्त वाक्य में दोस्तों देख रहे होंगे आप, और, ताकि, क्योंकि तथा अन्यथा समुच्चय बोधक या योजक है। ठीक है, जो शब्द वाक्य के दो पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग कि समुच्चय बोधक के भेद कितने हैं। दोस्तों समुच्चय बोधक के भेद दो हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा आपका है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला देखिएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, राहुल, रोहित, मयंक और राकेश बैडमिंटन खेल रहे हैं। अब यहाँ पर और आया है शब्द, और क्या है, अव्यय है। अव्यय में कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें कौन सा अव्यय है, इसमें दोस्तों आपका समानाधिकरण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, अगला देखिए, बस पहाड़ पर चढ़ रही थी एवं यात्री हिचकोले खा रहे थे। एवं आया है, या क्या आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, उसमें कौन सा, समानाधिकरण। ठीक है, अगला देखिए, विद्यार्थी दक्षिण की भाषाएं सीखना चाहते हैं या पूर्व की। ठीक है, या दोस्तों यहाँ पर आया है, या आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगला देखिए, विनय ने बहुत परिश्रम किया किंतु परीक्षा में पास न हो सका। किंतु आया है, किंतु आपका दोस्तों क्या है, समानाधिकरण अव्यय है। दोस्तों वे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते होंगे प्रयुक्त और
एवं या किंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। अब देखेंगे दोस्तों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों आपका है संयोजक, जो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ें, जैसे और, तथापि, व, एवं आदि। विकल्प, विकल्पक, ठीक है, विकल्पक में दोस्तों जो अव्यय दो पदों या वाक्यों की में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़े, जैसे या, अथवा, चाहे, अन्यथा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि दे दिया गया एक प्रश्न ए है और यहाँ पे लिख दिया गया या, अथवा। या का भी अर्थ होता है दोस्तों, या आप पहला प्रश्न करिए या दूसरा प्रश्न करिए। अथवा का भी वही है कि आप पहला प्रश्न करिए या दूसरा प्रश्न करिए। ठीक है, अगला देखिएगा विरोधक। विरोधक में दोस्तों क्या होता है, जो पहले कही गई बात का विरोध करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, पर, बल्कि आदि। परिणामक, परिणामक में क्या होता है, जो पहले कही गई बात का परिणाम बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे अतः, अतएव, इसलिए, क्योंकि। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यह क्या होता है दोस्तों, मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौड़ उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे चोर पकड़ा गया क्योंकि पुलिस ने उसे पहचान लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या बताया, मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौड़ उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्योंकि क्या है, क्योंकि आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला देखिए, वह अभी से मेहनत कर रही है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ताकि आया है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये दोस्तों एक वाक्य दोस्तों दूसरे वाक्य पे आश्रित है। ठीक है, अगला देखिए, अगर आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, शादी विवाह है, किसी के घर आप गए हैं, बोलेंगे कि आप जरूर आइएगा, तो बोलेंगे ना कि अगर आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोस्तों क्या है, तो आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छा होगा। ठीक है, यदि वर्षा हुई तो फसल क्या होगी, अच्छी होगी फसल। ठीक है, तो आया है, तो आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको समझिएगा। तो दोस्तों पहला आपका है कारणवाचक या हेतु बोधक। इसके अंतर्गत इसलिए कि, ताकि आदि शब्द आते हैं। दूसरा है आपका संकेतवाचक। इसके अंतर्गत इसलिए, जो, सो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्द आते हैं। जैसे तुलसी जयंती मनाई जा रही थी इसलिए विद्यालय में छुट्टी हो गई। यद्यपि वह बीमार है तथापि दिन रात काम करने में लगा। ठीक है, यद्यपि वह बीमार है तथापि दिन रात काम करने में लगा। ठीक है, ये हो गया। अगला तीसरा देखिएगा स्वरूपवाचक, जो अव्यय स्वरूप को स्पष्ट करते हो, अर्थात पहले उपवाक्य का स्वरूप अर्थ दूसरा उपवाक्य स्पष्ट करा रहे हैं। जैसे बर्फ ऐसे गिर रही थी मानो सफेद फूल झड़ रहे। अब दोस्तों बर्फ का जो है अर्थ दूसरे वाक्य पे पड़ रहा है ना, जैसे बर्फ ऐसे गिर रही थी मानो सफेद फूल झड़ रहे। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सफेद फूल झड़ रहे, ये अर्थ दे रहा है ना, दूसरा कोई वाक्य अर्थ दे रहा है ना, दूसरा उपवाक्य। ठीक है, अगला देखिएगा वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाता था। जो अव्यय
स्वरूप को स्पष्ट करते हो, अर्थात पहले उपवाक्य का स्वरूप दूसरा उपवाक्य स्पष्ट कर रहा हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले वाक्य का स्वरूप दूसरा उपवाक्य स्पष्ट कर रहा है ना, कि वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाता था। दोस्तों चौथा है आपका उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक क्या है? जो अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे चोर दरवाजे के पीछे छिप गया ताकि पकड़ा न जा सके। अब दोस्तों हमने ताकि को हटा दिया, मान लीजिए, है ना, हमने पूछा चोर दरवाजे के पीछे छिप गया पकड़ा न जा सके, कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो हमने क्या लिख दिया, चोर दरवाजे के पीछे छिप गया ताकि पकड़ा न जा सके। ताकि देखिए लिखने से क्या अर्थ जो है स्पष्ट हो रहा है ना, कि चोर दरवाजे के पीछे छिप गया। क्यों छिप गया भाई? ताकि पकड़ा न जा सके। ठीक है, अगला देखिएगा, मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करो जिससे प्रतियोगिता जीत सको। अब दोस्तों जिससे आया है, जिससे आपका उद्देश्यवाचक हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या क्या सीखा अभी तक? तो दोस्तों हमने सीखा है दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक दोस्तों कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समान श्रेणी के वाक्यांश अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। पहला आपका है संयोजक, दूसरा विकल्पक, तीसरा है विरोधवाचक तथा चौथा है परिणामवाचक। ठीक है, एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। पहला आपका है कारणवाचक, दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है स्वरूपवाचक और चौथा आपका है उद्देश्यवाचक। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय को। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष, व्यथा आदि मनोभाव के उद्गार व्यक्त करते हैं। जैसे शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब दोस्तों शाबाश क्या हो जाएगा आपका? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। है इतना बड़ा सांप, अरे वाह, रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाकर कमाल कर दिया। छी, कितनी गंदगी है, सावधान, पीछे बस आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे अरे वाह, है, शाबाश, छी, सावधान, ये सब दोस्तों क्या है? आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं और उनके आगे विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। दोस्तों यह चिन्ह आपका क्या है? यह चिन्ह आप देख रहे होंगे कि यह चिन्ह आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। यदि वाक्य में आपको यह चिन्ह दिख जाए, ठीक है, यह क्या होगा? आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। यह ट्रिक है, आप इसको समझिए। भी लगाया जाता है विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। जिन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह अंत में लगाया जाता है उनमें विस्मयादि बोधक शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा शाबाश, शाबाश के बीच बाद क्या है दोस्तों? अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही पढ़ाई करती रहो। अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे? यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, यह अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग हुआ है। हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया। ठीक है, जो अव्यय शब्द आश्चर्य, जो अव्यय शब्द आश्चर्य, खुशी, शोक, चेतावनी आदि भाव को व्यक्त करते हैं वे क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने के लिए
अलग अलग विस्मयादि बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आशीर्वाद बोधक में क्या होगा, चिरंजीव हो जीते रहो। ठीक है। अगला देखिएगा, शोक या पीड़ा बोधक में हाय उफ आह। ठीक है। हर्ष बोधक में क्या होगा, वाह आहा क्या खूब, बहुत अच्छा। ठीक है। उत्साह बोधक में दोस्तों आपका शाबाश बहुत सुंदर। घृणा बोधक में छी छी छी। चेतावनी बोधक में आपका होशियार, अरे हटो। ठीक है। अगला देखिएगा, स्वीकृति बोधक में क्या होता है, ठीक, हाँ, अच्छा। आश्चर्य बोधक में है, अरे क्या। व्यथा बोधक में क्या होगा, हाय ओफ ओह अफ हे राम। संवेदना बोधक में क्या होगा, हाय राम राम तौबा। ठीक है। तिरस्कार बोधक में क्या होगा, दुर्हट हस धिक्कार। संबोधन में क्या होगा, हे अजी अरे। ये सब दोस्तों क्या थे आपके, ये सब आपके विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग था। ठीक है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों हमने सीखा विस्मयादि बोधक शब्द मन के भाव को प्रकट करते हैं। हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर वाक्य के प्रारंभ में होता है तथा शब्द के तुरंत बाद एक चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों विस्मयादि बोधक का चिन्ह दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यह आपका दोस्तों विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। दोस्तों यह अव्यय चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।